अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने ईएमआई कंप्लीट किया था और उसमें आप एक बार देख लेना वो एडी कलर्स और उसकी एप्लीकेशंस क्या है। राइट, तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एसी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आज के ही लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा। सो व्हाट इज़ एसी एक्चुअली? अल्टरनेटिंग करंट, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। अल्टरनेटिंग बेसिकली करंट्स या तो डीसी होती है, उनका फिक्स कांस्टेंट वैल्यू होता है, वो अपना मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करते ना ही डायरेक्शन। बट एसी जो है, एसी अल्टरनेटिंग करंट जो होती है, ये एक ऐसी करंट होती है जो अपना मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज करे और अपनी डायरेक्शन जो है वो पीरियोडिकली रिवर्स करे। यानी ए करंट विच चेंज इट्स मैग्नीट्यूड continuously, जिनका वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज हो रहा हो, एंड रिवर्सेस द डायरेक्शन, जो अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करे पीरियोडिकली, यानी फिक्स्ड इंटरवल्स के बाद। इसको हम कहते हैं दोस्तों एसी। और अगर आप एसी दिखाएंगे, एसी करंट इस टाइप की होती है, ये होती है एसी करंट। ठीक है, यानी इस करंट का जो है टाइम के साथ साथ इसका वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, बट यहाँ पे हम देखते हैं डायरेक्शन रिवर्स होती है। पहले करंट इस डायरेक्शन में चल रही होती है, वो लेकिन बढ़ रही होती है, करंट बढ़ गई हो गई मैक्सिमम यहाँ पे। फिर अभी करंट डायरेक्शन रिवर्सल नहीं हुआ, करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। अब करंट धीरे धीरे कम हो गई, बन गई जीरो। उसके बाद अब करंट अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर जाती है, बढ़ती है मैक्सिमम, कम होती है जीरो, फिर से डायरेक्शन रिवर्स करती है। सो एसी एक ऐसी करंट है जिसका वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज हो और डायरेक्शन भी रिवर्स हो पीरियोडिकली, रिपीटेड इंटरवल्स के बाद। इस टाइप के करंट को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एसी। अब एसी को अगर हम लिखेंगे, आपको नहीं लगता ये साइन फंक्शन है, साइन वेव फॉर्म है, तो एसी करंट ऐसे लिखी जाती है, I = I नॉट साइन ओमेगा टी, या कॉस ओमेगा टी भी आप लिख सकते हैं। I नॉट हुआ करंट का पीक वैल्यू, कैपिटल I नॉट भी कभी कभार हम लिखते हैं, हाँ, कभी कभार हम ऐसे भी लिखते हैं I नॉट साइन ओमेगा टी, राइट। सो I = I नॉट साइन ओमेगा टी। सो I नॉट होता है करंट का मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू, इट इज कॉल्ड I नॉट, और ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। टाइम टी पे करंट का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, ये मैथमेटिकल फॉर्म से हमें ये करंट मिलेगी। कभी कभार कॉस फंक्शन भी हम लिख सकते हैं, I = I नॉट कॉस ओमेगा टी, उससे भी हम एसी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास हम एवरेज वैल्यू पढ़ेंगे। एसी का एवरेज वैल्यू क्या होता है और आरएमएस वैल्यू क्या होता है, और हम कैसे इसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो है, दैट इज एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एसी। तो मतलब क्या है? अब देखिए, मान लो किसी कंडक्टर में एसी, मान लो आपको कोई कंडक्टर है, इसमें एसी करंट फ्लो कर रही है, राइट। अब मुझे बता, इसके थ्रू जो चार्ज फ्लो कर रहा होगा वो यूनिफॉर्म रेट से फ्लो कर रहा होगा कि नॉन यूनिफॉर्म रेट से, है ना। कभी करंट ज्यादा होगी तो ज्यादा चार्ज तेजी से फ्लो कर रहा होगा, कभी करंट कम होगी तो चार्ज स्लोली फ्लो कर रहा होगा। तो एसी में चार्ज का फ्लो नॉन यूनिफॉर्म होता है, राइट। अब एवरेज वैल्यू का मतलब क्या है? एवरेज वैल्यू, एसी का एवरेज वैल्यू वो डीसी करंट होती है जो उतना ही चार्ज फ्लो करवाए जो कि एसी करवा रहा है किसी पर्टिकुलर टाइम में। मान लो सपोज मैं टाइम ले रहा हूं, कोई फुल एसी का टाइम जो होता है यहां से यहां तक, एक साइकिल होता है, टाइम टी होता है, हाफ टाइम होता है T/2। अगर मैं देखूंगा पहले एसी ने T/2 टाइम में कितना चार्ज फ्लो करवाया, चलो कुछ चार्जेस ने फ्लो करवाया, अब मैं इसी कंडक्टर को डीसी दे रहा हूं, राइट। तो कितना डीसी करंट हमें लगेगा जो उतना ही चार्ज फ्लो करवाएगा जितना कि एसी ने उतने टाइम में करवाया था। यानी एसी जो टाइम, सपोज T/2 टाइम है, T/2 टाइम में एसी ने जितना चार्ज फ्लो करवाया, डीसी करंट कितनी लगेगी, कांस्टेंट करंट कितनी लगेगी जो उतना ही चार्ज फ्लो करवाए जितना कि एसी ने करवाया उतने ही टाइम में। So average value is the DC current which would send same amount of the charge as sent by AC in same time. That is called average value. So मैं लिखूंगा इसकी definition. It is that DC current
which would send same amount of charge as sent by AC in same time, right? सो एवरेज वैल्यू होता है, ये वो डीसी करंट है जो उतना ही चार्ज सेंड करवाए जितना कि एसी करवाएगा सेंड उतनी ही टाइम में, इसको कहते हैं एवरेज वैल्यू। अब पहले मैं निकालूंगा T/2 टाइम में एसी कितना चार्ज फ्लो करवाएगा, राइट? मैं यहां पे लिखूंगा स्मॉल चार्ज सेंट बाय एसी इन टाइम dt। पहले dt टाइम में देखेंगे कितना चार्ज फ्लो होगा। dt टाइम में AC कितना चार्ज फ्लो करवाएगा, d क्यों होगा बराबर I dt के, करंट इनटू टाइम होता है ना चार्ज। सो d क्यों होगा, चूंकि ये AC करंट फ्लो कर रही है तो I के बदले हम लिखेंगे I नॉट साइन ओमेगा t dt। सो दिस इज द चार्ज सेंड बाय AC इन टाइम dt, बट मैं कितने टाइम में देखूंगा, T/2 टाइम में। सो चार्ज सेंट बाय AC इन टाइम T/2 टाइम में कितना चार्ज सेंड होगा, इंटीग्रेशन कर लेंगे दोस्तों, I नॉट साइन ओमेगा t dt। टाइम कहां से कहां, 0 से T/2 टाइम। अब बस आपको पहले इंटीग्रेट करना पड़ेगा ताकि हम निकालेंगे AC ने कितना चार्ज T/2 टाइम में सेंड किया। सो इट इज I नॉट साइन ओमेगा t का इंटीग्रेशन हुआ माइनस कॉस ओमेगा t, राइट? और लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से T/2 तक। सो चार्ज जो आएगा इट इज माइनस बाहर आप निकाल सकते हैं, ये बनेगा कॉस ओमेगा t के बदले पहले T/2 लिखेंगे, फिर माइनस कॉस ओमेगा t के बदले हम 0 लिखेंगे, राइट? सो चार्ज जो आया इट इज माइनस I नॉट कॉस ओमेगा खुद होता है 2π/t, ये आपको याद रखना है, ओमेगा 2π/t होता है, माइनस T/2 ये बनेगा दोस्तों cos 0, राइट? सो T कैंसिल हुआ, 2 कैंसिल हुआ, चार्ज सेंड बाय AC आया माइनस I नॉट, cos पाई हुआ -1, माइनस cos 0 हुआ 1। सो AC ने कितना चार्ज सेंड करवाया दोस्तों, माइनस I नॉट, -1 हुआ -2, राइट? सो इट इज द चार्ज जो आपका आया दैट इज ट्वाइस I नॉट, ठीक है? बट यहाँ पे एक चीज हमने कर दी, साइन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन आएगी माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, ओमेगा साथ में, फिर ये ओमेगा बाहर आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे ओमेगा I नॉट बाई ओमेगा, I नॉट बाई ओमेगा, तो यहाँ भी फाइनली डिवाइड बाई ओमेगा ट्वाइस I नॉट बाई ओमेगा। दिस इज चार्ज सेंड बाई व्हाट, ओमेगा इसलिए मैंने लिखा बिकॉज साइन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, ये बाई ओमेगा साथ चला रहे। सो व्हाट इज चार्ज सेंड बाई AC इन टाइम T/2 ट्वाइस I नॉट बाई ओमेगा। अब जरा देखते हैं DC कितना चार्ज फ्लो करवाएगा। चार्ज सेंड बाई DC इज डायरेक्टली करंट इनटू टाइम, सो व्हाट इज नाउ चार्ज सेंट बाई DC इसी टाइम में इन टाइम T/2, DC कितना चार्ज सेंड करवाएगा, शाबाश, करंट इनटू टाइम I इंटू T/2। अब अगर आप ये दोनों चार्जेस सेम लेंगे तो इस करंट को नाम मिलता है एवरेज करंट, राइट? जब आप ये इक्वेट करोगे, इसी को तो हम, ये वो DC करंट है ना, इसी को तो नाम है, वैल्यू है ना एवरेज करंट। तो बस इन दो को इक्वेट करेंगे, खेल खत्म, आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा उसी के साथ। सो ये मान लो फर्स्ट है, ये मान लो सेकंड है, क्योंकि चार्ज जितना AC ने चार्ज करवाया DC ने भी उतना ही चार्ज फ्लो करवाया, तब जाके करंट को नाम मिला एवरेज करंट। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिलेगा दोस्तों, ट्वाइस I नॉट बाई ओमेगा आएगा I एवरेज इंटू T/2, राइट? सो हमें I एवरेज ही निकालना है, तो ये बन जाएगा ट्वाइस I नॉट बाई ओमेगा होता है 2π/t, जैसा कि हम जानते हैं, it is I average into T/2, right? तो अब देख लें, T ऊपर चला जाएगा, 2 कैंसिल हुआ, बनेगा I नॉट T बाई पाई इज इक्वल टू I एवरेज T/2, T गया, I एवरेज का वैल्यू कितना आया, ट्वाइस I नॉट बाई पाई।
इसलिए आज के बाद ये कभी भूलेंगे नहीं। व्हाट इज एवरेज वैल्यू ऑफ AC? ट्वाइस I नॉट बाई पाई। I नॉट होता है पीक वैल्यू, सो AC का एवरेज वैल्यू होता है ट्वाइस I नॉट बाई पाई। ये करंट का एवरेज वैल्यू है। कभी कभार EMF का एवरेज वैल्यू निकालना होता है, वो होता है ट्वाइस E नॉट बाई पाई। अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज वैल्यू ट्वाइस I नॉट बाई पाई। अल्टरनेटिंग EMF का एवरेज वैल्यू ट्वाइस E नॉट बाई पाई, बट मेक श्योर E नॉट इज पीक वैल्यू ऑफ द EMF या वोल्टेज एंड I नॉट इज पीक वैल्यू ऑफ द करंट। सो दिस इज ऑल अबाउट एवरेज वैल्यू। अब हम पढ़ेंगे RMS वैल्यू क्या होता है। RMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। RMS वैल्यू ऑफ AC, ये पूछा जा सकता है बोर्ड्स में, बताओ RMS वैल्यू क्या होता है और इसका हम वैल्यू कैसे निकालते हैं। RMS वैल्यू किस चीज़ को कहते हैं। फिर से मैं वही करूँगा, एक कंडक्टर लेंगे, इसको हम लगाएंगे AC। तो मान लो किसी टाइम में हमने क्या किया, जब आपको याद होगा अभी हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक टाइम था T, यहाँ से यहाँ तक T/2। हमने एवरेज वैल्यू हाफ टाइम के लिए निकाला। क्यों? अगर मैं फुल साइकिल के लिए निकालता ना, तो इस दौरान चार्ज उधर जाता, इस नेगेटिव हाफ के दौरान चार्ज इधर जाता, तो नेट चार्ज फ्लो हुआ 0। सो याद रखना AC का एवरेज वैल्यू फुल साइकिल के लिए 0 होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा, AC का एवरेज वैल्यू फुल साइकिल के लिए होता है 0, बट हाफ साइकिल के लिए होता है ट्वाइस I नॉट बाई पाई, जो हमने अभी पढ़ा हाफ साइकिल के लिए। पर जब आप RMS वैल्यू लेंगे, हम यहाँ पे फुल साइकिल लेंगे, बिकॉज इस दौरान भी हीट डिसिपेट होगी, इस दौरान भी हीट डिसिपेट ही होगी। करंट भले ही यहाँ चले या यहाँ चले, दोनों सिचुएशंस में हीट बाहर निकलेगी। सो RMS वैल्यू हम फुल साइकिल के लिए निकालेंगे ताकि चीज़ें थोड़ी आसान हो जाए। अब मैं क्या करूँगा, मैं देखूंगा इस कंडक्टर में जब टाइम T लगा, T टाइम में कितनी हीट प्रोड्यूस करवाई AC ने, कितनी हीट, अभी चार्ज का नहीं है, हीट। सो टाइम T में AC ने कितनी हीट प्रोड्यूस करवाई, उसके बाद हमें कितना DC करंट देना पड़ेगा, हमें कितना DC करंट देना पड़ेगा ताकि उतने ही टाइम में उतनी ही हीट प्रोड्यूस हो, राइट। यानी AC जो किसी पर्टिकुलर टाइम में हीट प्रोड्यूस करेगा, कितनी DC करंट लगेगी ताकि वो उतने ही टाइम में उतनी ही हीट प्रोड्यूस कर सके, उस DC करंट को कहते हैं हम RMS वैल्यू। सो इट इज दैट DC current which will produce same heat, अभी heat का चक्कर है यहाँ पे, which will produce same heat as produced by AC in same time। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे टाइम T में AC ने कितनी हीट प्रोड्यूस करवाई। तो पहले स्मॉल हीट कैलकुलेट करेंगे। स्मॉल हीट प्रोड्यूस्ड बाय AC इन टाइम DT। DT टाइम में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, AC कितनी हीट प्रोड्यूस करवाएगा DT टाइम में। सो हीट यानी DH, स्मॉल हीट DH, दैट इज इक्वल टू I स्क्वायर R DT, बिकॉज हीट होता है I स्क्वायर RT के बराबर। DT टाइम में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, I स्क्वायर R DT। चूंकि इसमें कौन सी करंट है, AC करंट है, तो I के बदले हम लिखेंगे दोस्तों I नॉट साइन ओमेगा T का स्क्वायर, करंट के बदले I नॉट साइन AC करंट है नहीं, एंड R DT। सो स्मॉल हीट प्रोड्यूस्ड विल बी I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा T R DT, राइट। तो अब टोटल हीट कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, इंटीग्रेशन करेंगे। टोटल हीट प्रोड्यूस्ड इन टाइम T, तो टोटल हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, इसको इंटीग्रेशन मार लेंगे। I नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा T R DT, लिमिट फ्रॉम 0 to T, राइट। तो इसके बाद यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, I नॉट स्क्वायर R बाहर आएगा, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा T की आपको इंटीग्रेशन कर लेनी है, राइट। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा T की हमने इंटीग्रेशन करनी है, टाइम है 0 to T। सो हीट आएगा I नॉट स्क्वायर R साइन स्क्वायर थीटा जो होता है, इट इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2,
1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। अभी इंटीग्रेशन नहीं हुई, साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 डी टी, टाइम फ्रॉम 0 टू t, राइट। तो जब आप ये इंटीग्रल सॉल्व करते हैं, ये इंटीग्रल हमारा जो आता है इट कम्स इक्वल टू, ये t के बराबर आता है दोस्तों। ये 2 बाहर आएगा, हीट प्रोड्यूस्ड विल बी इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2। ये जो बचा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, और लिमिट्स देखिए ये सारा इंटीग्रल t के बराबर होता है, आप डायरेक्ट लिखेंगे t के बराबर है, राइट। आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2, ये इंटीग्रेशन जो है ये सारा t के बराबर है, आप डायरेक्टली एग्जाम्स में ऐसे ही लिख सकते हो। सो दिस इज हीट प्रोड्यूस्ड बाय एसी इन टाइम t। अब डीसी कितनी हीट प्रोड्यूस करवाएगा, डायरेक्टली आई स्क्वायर आर टी है ना। सो व्हाट इज हीट प्रोड्यूस्ड बाय डीसी नाउ, अगर हम डीसी से देखेंगे कितनी हीट प्रोड्यूस हो गई। नाउ ये पहली इक्वेशन समझो, हीट प्रोड्यूस्ड बाय डीसी, डीसी कितनी हीट प्रोड्यूस करवाएगा दोस्तों, आई स्क्वायर आर टी, डायरेक्टली आई स्क्वायर आर टी है ना, बिकॉज ये तो कांस्टेंट करंट है, इसमें कोई इंटीग्रेशन वगैरह नहीं करनी पड़ेगी। ये दूसरी, लेकिन अगर ये दोनों हीट सेम है तो इस करंट को नाम मिलता है IRMS, जिस तरह से अभी पहले आई को नाम मिला था एवरेज। अगर ये हीट और ये हीट सेम है, जितनी ये हीट प्रोड्यूस करवा रहा है उतनी ही ये हीट प्रोड्यूस कर रहा है, उस टाइम पे करंट को नाम मिलेगा IRMS स्क्वायर। सो इक्वेशन सेकंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और सेकंड में चलो RMS वैल्यू करंट हम निकालते हैं। अब तो आई थिंक कि ये खत्म हो गया, सारा आसान भी था, इनको बराबर ऐसी आप प्रैक्टिस एक बारी कर लेंगे, बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस हैं। सो IRMS स्क्वायर RT होता है बराबर, ये आएगा आई नॉट स्क्वायर RT बाई 2, ठीक। तो RT कैंसिल, IRMS आएगा आई नॉट स्क्वायर बाई 2 और रूट, बिकॉज स्क्वायर रूट बन गया। सो व्हाट इज IRMS इक्वल टू, आई नॉट का स्क्वायर रूट कटेगा यानी आई नॉट बाई रूट 2। सो दिस इज RMS वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। सो ये वैल्यू कभी भूलेंगे नहीं। IRMS किसके बराबर होता है, आई नॉट बाई रूट 2 के बराबर। आई एवरेज कितना होता है, ट्वाइस आई नॉट बाई पाई, राइट। सो अगर आप ERMS निकालना चाहेंगे, व्हाट इज ERMS इक्वल टू ई नॉट बाई रूट 2। सो हमने RMS करंट भी पढ़ा, RMS वैल्यू भी पढ़ा, हमने एवरेज वैल्यू भी पढ़ा, उसी के साथ ये दोनों खत्म होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, कभी कभार न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आपको ये पूछा जाता है, गिवन एन AC, आपको एक AC दिया गया है, अल्टरनेटिंग करंट दी गई है, I इज इक्वल टू 4 साइन 3t प्लस पाई बाई 3, ये आपको कोई AC दिया गया है और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड, पहली चीज़ एवरेज वैल्यू ढूंढना है, दूसरी चीज़ RMS वैल्यू ढूंढना है, राइट। तो व्हाट इज आई एवरेज इक्वल टू, AC का एवरेज वैल्यू किसके बराबर होता है, ट्वाइस आई नॉट बाई पाई, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। तो बस ये लिखेंगे ट्वाइस, ये आई नॉट होता है करंट का पीक वैल्यू जो कि 4 है। सो आई विल राइट ट्वाइस 4 बाई पाई, ट्वाइस 4 बाई पाई, राइट, यानी 8 बाई पाई इसका आंसर आ गया। व्हाट इज नाउ IRMS करंट कितनी होगी, आई नॉट बाई रूट 2, हम ये अभी अभी पढ़े हैं, आई नॉट के बदले 4 डालेंगे यानी 4 बाई रूट 2। तो हमने RMS वैल्यू भी निकाला, हमने एवरेज वैल्यू भी निकालना। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ऐसा एग्जाम में आए, मैं नोट पॉइंट यहाँ पे बताना चाहता हूँ आप लोगों को, IRMS जो होता है इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ IRMS फर्स्ट स्क्वायर प्लस IRMS सेकेंड स्क्वायर प्लस सो ऑन। सर इसका मतलब क्या है, मैं समझा देता हूँ इसका मतलब क्या है। मान लो आपको एक AC दिया गया है, गिवन एन AC, करंट आपकी दी गई है 4 साइन ओमेगा टी प्लस 2 कॉस ओमेगा टी प्लस 6 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ये आपको एक AC दिया गया है, इसमें अगर आप देखेंगे कई कंपोनेंट्स हैं। अगर आपको RMS करंट ढूंढना, इस सारे का फाइंड IRMS, तो पहले आप इसका RMS वैल्यू निकालो, फिर इसका निकालो, फिर इसका निकालो, फिर ये फॉर्मूला यूज कर लो। जरा मुझे बता IRMS फर्स्ट क्या होगा,
इसका RMS वैल्यू क्या होगा 4/√2, इसका RMS वैल्यू दूसरे का क्या होगा 2/√2, I0/√2 होता है ना, इसका RMS वैल्यू क्या होगा 6/√2। तो हमने इसका भी RMS वैल्यू निकाला, इसका भी। अब नेट IRMS किसके बराबर होगा √ऑफ ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, यानी 4/√2 का स्क्वायर प्लस 2/√2 का स्क्वायर प्लस 6/√2 का स्क्वायर। सो योर आंसर विल बी √ऑफ 4 स्क्वायर हुआ 16 डिवाइड बाई √2 का स्क्वायर हुआ 2 प्लस 2 स्क्वायर हुआ 4/√2 का स्क्वायर हुआ 2 प्लस 6 स्क्वायर इज 36 डिवाइड बाई √2 का स्क्वायर हुआ 2, यानी आपका आंसर आएगा √ऑफ 16 प्लस 4 प्लस 36 होल डिवाइड बाई 2। तो ये बन जाएगा 16 प्लस 4 हुआ 20 और 36 56/2। सो फर्दर आप सॉल्व कर सकते हैं, ये होगा नेट RMS करंट। सो हमने RMS भी ढूंढ लिया, हमने एवरेज वैल्यू भी पढ़ लिया, करंट का क्या होता है, AC का क्या होता है RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू। अब इसके बाद हम डायरेक्टली आएंगे, अब जब आप AC लगाओगे पहले मैं कुछ नोट पॉइंट्स आपको समझाऊंगा, उसके बाद हम सीरीज RLC सर्किट पढ़ेंगे। देखिए नोट पॉइंट आपके पास क्या है, अगर आपके पास एक रेजिस्टिव सर्किट है, इसको कहते हैं प्योर रेजिस्टेंस, इसको आप AC सोर्स कनेक्ट करेंगे, राइट। इसी तरह से अगर आपके पास एक इंडक्टर है, इसको आप AC सोर्स कनेक्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। AC हम ऐसे दिखाते हैं। अगर आपके पास कैपेसिटर है, कैपेसिटर को आपने एक AC सोर्स अटैच किया हुआ है, ठीक है। तो ये रजिस्टर है, ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है। तो यहाँ क्या होता है, अगर ये EMF है, E है E0 साइन ओमेगा टी, अगर EMF है E0 साइन ओमेगा टी, तो करंट जो होगी इस रजिस्टर में I होगा I0 साइन ओमेगा टी के बराबर। यानी जब प्योर रेजिस्टिव सर्किट होगा उस टाइम पे वोल्टेज और करंट फेज में होते हैं। फेज डिफरेंस बिटवीन EMF एंड करंट इज 0। फेज डिफरेंस 0 होने का मतलब है जब EMF अपना मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेगा उसी टाइम पे करंट भी अपना मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेगा। जब EMF मिनिमम वैल्यू अटेन कर लेगा उसी टाइम पे करंट भी अपना मिनिमम वैल्यू अटेन कर लेगी। उसको कहते हैं फेज में होना या फेज डिफरेंस 0 होना। सो व्हाट इज फेज डिफरेंस? फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज या EMF एंड करंट इज इक्वल टू 0। दैट इज, इसका मतलब वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज। वोल्टेज और करंट किस में है दोस्तों? ये फेज में। बट इंडक्टर में क्या होता है? इंडक्टर में फेज डिफरेंस 0 नहीं होता। अगर EMF आपका है E0 साइन ओमेगा टी, तो करंट लैग करती है, वोल्टेज लीड करती है, तो करंट जो आता है I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो याद रखना, इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज लीड्स द करंट बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, बाय एन एंगल ऑफ पाई बाई 2, या करंट लैग्स द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ पाई बाई 2। लीड वोल्टेज कर रहे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फेज डिफरेंस कितना है पहले बताओ। व्हाट इज फेज डिफरेंस फॉर प्योर इंडक्टिव सर्किट? दैट इज पाई बाई 2। ये ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा जाता है। यहाँ फेज डिफरेंस कितना था? 0। यहाँ फेज डिफरेंस इनके बीच में है पाई बाई 2। लीड कौन कर रहा है? वोल्टेज। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा EMF लीड्स करंट बाय पाई बाई 2, ठीक है। बट यहाँ उल्टा होता है, यहाँ भी फेज डिफरेंस 0 होता है। यहाँ अगर EMF है E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, यहाँ करंट ही लीड करते हैं कैपेसिटिव सर्किट में, तो करंट आती है I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। करंट लीड्स द वोल्टेज, यहाँ वोल्टेज लीड्स द करंट, यहाँ करंट लीड्स द वोल्टेज, राइट। तो यहाँ से जो करंट फ्लो होगी, सो इट इज फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस यहाँ पे भी पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री है। लीड कौन कर रहा है? मैं लिखूंगा करंट। करंट लीड्स वोल्टेज बाय पाई बाई 2। तो ये बात याद रखना है। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज 0। प्योर इंडक्टिव सर्किट में फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज पाई बाई 2। प्योर कैपेसिटिव सर्किट फेज डिफरेंस इज पाई बाई 2। यहाँ कोई लीड लैग नहीं कर रहा, ये दोनों फेज में है। यहाँ वोल्टेज लीड कर रही है, यहाँ वोल्टेज लैग कर रही है, यहाँ करंट लीड कर रही है, उसका मतलब वोल्टेज लैग कर रही है। सो यहाँ पे कोई लीड लैग नहीं। इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज लीड्स, कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज लैग्स। ये याद रखना आप लोगों को। अब इसके बाद डायरेक्टली हम आ जाते हैं। अच्छा, और एक बात याद रखना, यहाँ पे रेजिस्टेंस R है। इंडक्टर जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है AC को, उसको कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस।
तो ये लिखो आप, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होती है? इंडक्टिव रिएक्टेंस दैट इज it is the resistance offered by the inductor to alternating current. AC करंट को, वेरिएबल करंट को इंडक्टर जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसको कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, और हम इसको XL से डिनोट करते हैं। ये होता है ओमेगा L के बराबर, ये याद रखना। इंडक्टर की रिएक्टेंस होती है ओमेगा L के बराबर, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, ओमेगा ज़्यादा, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा। और कैपेसिटर जो AC को रेजिस्टेंस ऑफर करता है, resistance offered by capacitor to AC, that is called capacitive reactance. So ये भी आप अंडरलाइन कर लेंगे दोस्तों। कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होती है ये होती है रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर टू द AC, इसको कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और ये XC से डिनोट करते हैं, ये होता है 1/ωc के बराबर। तो ये बात याद रखना, अगर AC सोर्स की फ्रीक्वेंसी होगी ज़्यादा, इंडक्टिव रिएक्टेंस होगी ज़्यादा, लेकिन कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगी कम। तो ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, राइट। तो ये हो गया आपका फिलहाल काम कंप्लीट। ये 3 चीज़ें मैंने बताई। मे बी बोर्ड एग्जाम में आता है डिस्कस प्योर रेजिस्टिव AC सर्किट, तो आप ये लिखेंगे, डिस्कस प्योर इंडक्टिव AC सर्किट, ये प्योर इंडक्टिव AC सर्किट। डिस्कस प्योर कैपेसिटिव AC सर्किट, तो आप ये डिस्कस करेंगे बराबर ऐसे ही। अब हम आते हैं जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट और खास टॉपिक है, जिसको कहते हैं सीरीज RLC सर्किट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स में मैक्सिमम 99% चांसेस हैं इस टॉपिक के आने के, जो मैं अब पढ़ा रहा हूँ। सो दैट इज सीरीज RLC सर्किट। वहां पे आपको क्वेश्चन आएगा डिस्कस सीरीज RLC सर्किट। अब देखिए, इसमें एक तो रेजिस्टर होता है, इंडक्टर होता है और कैपेसिटर होता है। बाहर आप एक सप्लाई अटैच कर लेते हैं, ठीक है। इसकी रेजिस्टेंस R, इंडक्टेंस L, कैपेसिटेंस C। तो आप इसको लिख सकते हैं, सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस इन सीरीज, उसको हम क्या कहते हैं? सीरीज RLC सर्किट। एक ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टर हो, इंडक्टर हो, कैपेसिटर हो, सीरीज में हो। अच्छा, मुझे बता, यहाँ पे वोल्टेज और करंट ये फेज में होते हैं, इसलिए मैंने सेम डायरेक्शन में दिखा। इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है बाई 90 डिग्री, अब देखो π/2। तो अगर ये करंट है, ये वोल्टेज लीड्स। करंट में ऐसे दिखाऊंगा हर एक में, इसमें भी करंट अगर ऐसे है, बट यहाँ पे वोल्टेज लैग करती है, ये वोल्टेज है, ये करंट है। रजिस्टर में वोल्टेज और करंट फेज में होते हैं, एट ए टाइम उनके मैक्सिमम वैल्यूज अटेन होते हैं। इंडक्टर में वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस π/2, वोल्टेज ऊपर होता है, ठीक है। कैपेसिटर में वोल्टेज लैग करती है, वोल्टेज नीचे और करंट आगे। तो इसकी अगर मैं अब फेजर डायग्राम, लेट अस ड्रॉ फेजर डायग्राम हम बनाते हैं। देखिए फेजर डायग्राम इसकी कैसे बनेगी, यहां से हम करंट ड्रॉ करेंगे, करंट फेजर, राइट। रजिस्टर में वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर VR वहीं से होगा, बिकॉज वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, ठीक है। तो मान लो यही वोल्टेज ही ज़्यादा होगी ना, तो अगर मैं ये करंट दिखाऊंगा, करंट हम ऐसे दिखा रहे हैं, दिस इज वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर VR, बिकॉज रजिस्टर में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं, फेज डिफरेंस 0 होता है। इंडक्टर में वोल्टेज ऊपर से होता है, करंट इधर से है तो वोल्टेज ऊपर होगा यानी VL, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। कैपेसिटर में वोल्टेज डाउन होता है, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर VC। चूंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इनका सब्ट्रैक्शन होगा, इनका रिजल्टेंट ये निकल आएगा VL माइनस VC। सो इट इज VL माइनस VC। ये करंट है, अब ये करंट है और ये नेट वोल्टेज, राइट। अब नेट वोल्टेज अगर हम देखेंगे, यहां से VR, यहां से है VL माइनस VC, इनका फेजर वेक्टर सम, फेजर्स ओबे वेक्टर लॉस। सो इट इज नेट वोल्टेज अक्रॉस दिस सीरीज ब्रांच। नेट वोल्टेज तो ये होगी ना इन दो का रिजल्टेंट। सो इट इज नेट वोल्टेज अक्रॉस सीरीज ब्रांच। इस सीरीज ब्रांच के अक्रॉस नेट वोल्टेज होगा किसके बराबर? अंडर रूट ऑफ इस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, वेक्टर सम होगा
वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर, या पहले मैं वही लिखूंगा ये वाला वी आर वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर का स्क्वायर प्लस दिस वोल्टेज स्क्वायर वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, बड़ा सिंपल है। यहाँ से हम वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, यहाँ से वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, और यहाँ से हम वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। इंडक्टिव वोल्टेज और कैपेसिटिव वोल्टेज का डिफरेंस होगा वी एल माइनस वी सी, बिकॉज इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो रिजल्टेंट अब वी आर और इसका निकालना है, वो आएगा अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। अब वोल्टेज चूंकि होती है करंट इंटू रेजिस्टेंस के बराबर, सो मैं डायरेक्टली लिखूंगा वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ व्हाट इज वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, करंट इंटू रेजिस्टेंस, सो कैन आई राइट आई इंटू आर का स्क्वायर। वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर होगा ना आई आर। अच्छा, व्हाट इज वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टेंस, करंट इंटू इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी आई इंटू एक्स एल, राइट, आई इंटू एक्स एल, करंट इंटू रेजिस्टेंस, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ करंट इंटू रेजिस्टेंस, बट यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस लेंगे। अच्छा, वी सी के बदले में क्या लिखेंगे, आई इंटू एक्स सी का होल स्क्वायर। अब कोई पूछेगा आई आपने हर जगह सेम क्यों रखा, बिकॉज ये सीरीज सर्किट है। ठीक है, सो यहाँ पे आई स्क्वायर कॉमन आएगा, वो रूट से बाहर आके आई बनेगा। सो वी आएगा दोस्तों आई, अंदर क्या बचा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। नाउ वी, ये आई नीचे जाएगा, वी बाई आई को कहलाता है रेजिस्टेंस, वोल्टेज बाई करंट। सो कैन आई राइट वी बाई आई आएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। सो वी बाई आई को हम कहते हैं इस रेशो को, यहाँ पे क्योंकि एसी सर्किट है इसमें भी रेजिस्टेंस भी आता है और रिएक्टेंस भी आता है। सो इस चीज़ को हम कहते हैं जेड, इम्पीडियंस। सो व्हाट इज इम्पीडियंस ऑफ द एसी सर्किट इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। यही आपको डिराइव करना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में, बराबर ऐसे ही। सो पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं दोस्तों, हम कहते हैं इसको इम्पीडियंस। क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड इम्पीडियंस। सो इम्पीडियंस किसके बराबर होती है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का। व्हाट इज एक्सएल, इंडक्टिव रिएक्टेंस, किसके बराबर, ओमेगा एल। व्हाट इज एक्सी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, किसके बराबर, 1/ओमेगा सी के बराबर। सो दिस इज व्हाट, दिस इज नेट रेजिस्टेंस, इसको हम कहते हैं इम्पीडियंस, इम्पीडियंस ऑफ एसी आरएलसी सर्किट। ये आरएलसी सर्किट की इम्पीडियंस है। अब मुझे बताओ ना, व्हाट इज फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, हम वो भी निकाल सकते हैं ऑल्सो। फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। अब देखो फेज एंगल ये वाला एंगल होगा, फिर नेट वोल्टेज तो ये हो गई ना, करंट ये है, फेज एंगल ये हो गया। tan फाई किसके बराबर होगा, व्हाट इज tan फाई, दैट इज परपेंडिकुलर बाई बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर, VL माइनस VC है ना, VL माइनस VC। व्हाट इज बेस, दैट इज VR। ठीक है, इनफैक्ट इन कैन बी रिड्यूस्ड टू दिस ऑल्सो। यहाँ पे आप I इंटू XL लिखेंगे, करंट इंटू इंडक्टिव रिएक्टेंस, VC के बदले I इंटू XC, VR के बदले I इंटू R। तो I कटेगा, इट कैन इक्वल टू XL माइनस XC डिवाइड बाई R। सो ये फॉर्मूला भी आप याद रखेंगे। सो ये दो फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। इम्पीडियंस ऑफ सीरीज आरएलसी सर्किट किसके बराबर होता है और फेज एंगल किसके बराबर होता है। अब मान लो आपके पास सिर्फ RL सर्किट होगा तो कैपेसिटेंस वाली टर्म खत्म होगी। तो मान लो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, फॉर RL सर्किट नोट, अगर आपके पास दोस्तों होगा R और L जिसमें इंडक्टर और कैपेसिटेंस होगा, तो पता इम्पीडियंस किसके बराबर आएगा, अंडर रूट ऑफ रेजिस्टेंस स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। बस XC तो है नहीं, कैपेसिटेंस तो है नहीं, और tan फाई किसके बराबर होगा दोस्तों, XL बाय R। खेल खत्म। XC तो होगा नहीं ना अगर कैपेसिटेंस नहीं होगी। अब अगर सिर्फ RC सर्किट होगा, फॉर RC सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस सिर्फ होगा, तो इम्पीडियंस किसके बराबर होगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस, ये वाली टर्म अभी नहीं है तो माइनस स्क्वायर प्लस ही हो गया, तो R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। और tan फाई किसके बराबर होगा, tan फाई विल बी माइनस XC बाई R के बराबर। तो ये चीजें आपने याद रखनी पड़ेगी। इनफैक्ट वी कैन हैव ए क्वेश्चन फॉर दिस। मान लो आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन हम कराएंगे आपको। तो सीरीज आरएलसी सर्किट अगर बोर्ड्स में आया तो बराबर यही लिखना पड़ेगा, आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे।
राइट। अब देखिए दोस्तों, मान लो एक क्वेश्चन, ए सर्किट हैज ए सीरीज सर्किट हैज इंडक्टेंस दी गई है L इज इक्वल टू 1/π हेनरी, ठीक है, 1/π हेनरी दिया है। रेजिस्टेंस 200 ओम है एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 200 ओम रेजिस्टेंस दी गई है। ए 50 हर्ट्ज AC is a 50 cycle AC is applied, यानी फ्रीक्वेंसी 50 है, ठीक है। कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट करना है पहली चीज इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालिए आप, इंडक्टिव रिएक्टेंस आप निकालिए। दूसरी चीज इम्पीडियंस निकालिए, ठीक है। चलिए ये दो चीजें हमने निकालनी है। तो व्हाट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस? XL होता है ना ओमेगा L के बराबर, ओमेगा होता है 2πf के बराबर, ओमेगा के बदले 2πf, सो इट इज 2π, फ्रीक्वेंसी है 50 और इंडक्टेंस L दिया गया है 1/π, ठीक है। पाई पे गया 2 × 50 आया 100, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस हो गई। अब आपको इम्पीडियंस निकालनी है। इम्पीडियंस किसके बराबर होता है? √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। चूंकि कैपेसिटेंस का जिक्र है ही नहीं तो ये वाली टर्म तो खत्म हो गई। Z आएगा √ व्हाट इज रेजिस्टेंस, वो गिवन है 200, सो इट इज 200 का स्क्वायर प्लस इंडक्टिव रिएक्टेंस आया 100, बट इसका भी लेना पड़ेगा स्क्वायर, कैपेसिटेंस तो है नहीं, तो Z जो आपका आएगा दैट इज √ 200 का स्क्वायर जो आपका हो गया वो हो गया 100। ये आपका बन जाएगा 200 का स्क्वायर आपको आया 2 × 10⁴, सॉरी 4 × 10⁴, और ये बन जाएगा प्लस 10⁴। सो Z आएगा √ 5 × 10⁴, तो Z आएगा √5 × 10⁻²। तो ये आपके सर्किट की इम्पीडियंस होगी, राइट। तो इसके बाद अब हम डायरेक्टली आते हैं, हमारे पास रिजोनेंस एक टॉपिक है जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, सीरीज रिजोनेंस भी हम उसको कह देते हैं। सो देखिए रिजोनेंस किस चीज का नाम है? ये RLC सीरीज RLC सर्किट में ये फिनोमिना होता है। मैं यहां पे लिख रहा हूं रिजोनेंस। देखिए रिजोनेंस क्या होता है? आपके पास जो सीरीज RLC सर्किट है, इट इज R, इट इज L एंड दिस इज C। RLC सर्किट जो हमारा है, हमने इसको AC सोर्स अप्लाई किया हुआ है, तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले ये सर्किट की जो इम्पीडियंस है, मैं लिख रहा हूं द इम्पीडियंस ऑफ सर्किट इज, इस सर्किट की जो इम्पीडियंस है Z, दैट इज √ R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, राइट। तो हो क्या जाता है कुछ सर्किट्स में, अगर XL और XC सेम हुए तो समझो मैं ऐसे कर रहा हूं, XL के बदले हम लिखेंगे ω_L, XC के बदले 1/ωc, ठीक है। तो मान लो इनिशियली ये ω_L का कुछ वैल्यू है, मान लो इनिशियली ओमेगा कम है, तो ये वैल्यू होगा कम और ये वैल्यू होगा ज्यादा अगर ओमेगा कम है। अब अगर मैं ओमेगा बढ़ाऊंगा ये वैल्यू बढ़ेगा, ये वैल्यू कम कम होगा। एक टाइम ऐसा आएगा फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द ओमेगा, एक ओमेगा के वैल्यू पे ये और ये बराबर आएंगे, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर आएंगे, तो ये टर्म बन जाएगी 0। तो सर्किट की इंपीडियंस हो गई मिनिमम। इस फिनोमिना को रिजोनेंस कहते हैं, करंट मैक्सिमम हो जाएगी। So resonance is the condition when the inductive reactance and capacitive reactance becomes equal at a particular value of the omega, circuit impedance reduces to minimum value, current increases to maximum value. This phenomena is called as resonance. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा for a particular value of omega, XL आएगा XC के बराबर, ये दो बराबर होंगे, impedance will reduce to minimum
इम्पीडेंस मिनिमम हो जाएगी एंड करंट विल राइज टू मैक्सिमम वैल्यू, करंट मैक्सिमम हो जाएगी, कॉमा दिस इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस कंडीशन, इस चीज को हम कहते हैं रेजोनेंस कंडीशन, राइट। तो बताओ रेजोनेंस के टाइम पे Z कितना आएगा, देयरफॉर एट रेजोनेंस Z इंपीडेंस किसके बराबर आएगा, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ये वाली सारी चीज तो जीरो बन जाएगी ना, सो इंपीडेंस आएगा रेजिस्टेंस के बराबर। ये चीज आपने याद रखनी है, इंपीडेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। अच्छा और एक चीज, अब जिस फ्रीक्वेंसी पे ये हो जाएगा, ये दो बराबर आएंगे, उसकी कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। द फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंस अकर्स, जिस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस हो जाएगा, द फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंस अकर्स, जिस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस हो जाएगा उसको हम दोस्तों क्या कहते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। एंड आई कैन डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर दैट ऑल्सो, तो यहां पे मैं वो डिराइव करने वाला हूं। देखिए अब जो ये चीज है, ये वाली चीज को पकड़ेंगे, रेजोनेंस के टाइम पे एट रेजोनेंस XL और XC बराबर होते हैं। XL खुद किसके बराबर होता है, ओमेगा L, XC खुद किसके बराबर होता है, 1/ओमेगा C के बराबर। तो बस यही ओमेगा निकालो तो आपको मिल गई रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। सो ओमेगा इधर जाएगा बनेगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल L नीचे जाएगा 1/LC, ओमेगा आएगा 1/√LC, ठीक है। सो दिस कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इनफैक्ट ओमेगा के बदले आप 2πf भी लिख सकते हैं, दैट इज 1/√LC, या f0 भी लिख सकते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। सो व्हाट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/2π√LC। यानी अगर आपको सर्किट का इंडक्टेंस पता हो, आपको कैपेसिटेंस पता हो, आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं जिस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 1/2π√LC के बराबर। तो ये चीज जो है, इस चीज को हम फिलहाल कहते हैं रेजोनेंस, राइट। और इनफैक्ट अगर हम ग्राफ भी प्लॉट करेंगे, कुछ ऐसा ग्राफ देखने को दोस्तों मिलेगा, ये बराबर आपको बोर्ड्स में बनाना पड़ेगा। सो इफ वी प्लॉट ए ग्राफ, ऐसा ग्राफ होता है। सो f0 जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी उस टाइम पे करंट मैक्सिमम हो जाएगी, करंट विल बी Imax, राइट। लेकिन एक दो पॉइंट्स मैं आपको और बताने जा रहा हूं। हमारे पास दो फ्रीक्वेंसीज और होती हैं, ये दो फ्रीक्वेंसीज, इसको मैं नाम दे रहा हूं f1, इसको नाम दे रहे हैं f2। ये वो फ्रीक्वेंसीज है जिन फ्रीक्वेंसीज पे करंट होती है I0/√2, इनको कहते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, वो फ्रीक्वेंसीज जिन फ्रीक्वेंसीज पे करंट कितनी होती है सर्किट में, मैक्सिमम नहीं होती है, I0/√2 होती है। या ये वो फ्रीक्वेंसीज है जिन फ्रीक्वेंसीज पे पावर जो सर्किट में होता है वो होता है हाफ ऑफ द मैक्सिमम पावर, राइट। तो मैं यहां पे लिखूंगा हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, frequencies at which current in circuit is I0/√2 or power in circuit is P0/2। इसलिए तो हाफ पावर पॉइंट्स कहते हैं, सर्किट में पावर होता है P0/2 या करंट होती है I0/√2। और एक बात याद रखना, बैंड विड्थ जो यहाँ पे होती है, बैंड विड्थ वो होती है, बस आपको ये याद रखना है, बैंड विड्थ होता है बराबर f2 माइनस f1 के बराबर। f2 और f1 का डिफरेंस करना है, दैट गिव्स द बैंड विड्थ, राइट। तो ये चीज़ फिलहाल हमारे सामने आ गई, ये सीरीज रेजोनेंस वगैरह हो गया। इसके बाद हमारे पास, अच्छा और एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब रेजोनेंस होता है, ये इंपॉर्टेंट, ये ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा जाएगा, जब रेजोनेंस होता है उस टाइम पे आपको पता है व्हाट इज फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। रेजोनेंस के टाइम पे इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का इफेक्ट खत्म होता है, सिर्फ रेजिस्टेंस का इफेक्ट रहता है। सो एट रेजोनेंस इट इज प्योर रेजिस्टिव सर्किट। सो रेजोनेंस के टाइम पे फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज जीरो, ये ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा जाएगा एग्जाम्स में। इसके बाद और एक चीज है इसमें जो हम डिफाइन करेंगे, इसको हम कहते हैं क्वालिटी फैक्टर। क्या कहते हैं? क्वालिटी फैक्टर हमें बेसिकली दिखाता है शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस करो। जितनी ये पीक ज्यादा होगी, जितनी शार्पनेस ज्यादा होगी, हम कहते हैं क्वालिटी फैक्टर उतना ही ज्यादा होता है। सो क्वालिटी फैक्टर जो है ये हमें बताता है कि भाई रेजोनेंस कितना अच्छा हुआ है।
it gives sharpness of resonance curve. ये हमें बताता है रेजोनेंस कर्व का शार्पनेस क्या है, राइट। और अगर हम इसको डिफाइन करेंगे, एंड इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ, ये हमें रेशियो होता है किस किस का, रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर। इंडक्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज है या कैपेसिटर के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, एंड वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर एट रेजोनेंस। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेजोनेंस इंपॉर्टेंट है। सो क्वालिटी फैक्टर होता है वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर डिवाइड बाय वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर एट रेजोनेंस, right? So what is now quality factor? What is voltage across the inductor equal to? I into XL. Voltage current into resistance, inductive reactance. What is voltage across the resistor? I into R. Right? I हो गया दोस्तों खत्म. So quality factor जो हमारा आएगा, that is what is XL equal to omega L divided by R. बट चूंकि ये रिजोनेंट कंडीशन है, रिजोनेंस हुआ है, तो ओमेगा के बदले आप क्या लिखेंगे, ओमेगा के बदले लिखेंगे 1 by under root of LC and this is L by R. सो क्वालिटी फैक्टर जो हमारा आएगा, L को हम एक ही रूट में लाएंगे तो ऊपर लिखना पड़ेगा L स्क्वायर, नीचे अपना LC आएगा और R तो है ही अपना नीचे, इसको भी मैंने रूट के अंदर लाया, LL खत्म हुआ तो क्वालिटी फैक्टर होता है 1 by R अंडर रूट ऑफ L by C. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए, ये अलग से पूछा जाता है क्वालिटी फैक्टर क्या होता है. सो अब जितनी रेजिस्टेंस कम होगी क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा होगा, उतनी पीक होगी ज़्यादा, उतना अच्छा रिजोनेंस हुआ है. ठीक, तो और एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे कन्वे करना चाहता हूँ, क्वालिटी फैक्टर और एक चीज़ का भी रेशियो होता है, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी. ये इंपॉर्टेंट है, लिख के रखना, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी बाई बैंडविड्थ. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट. क्वालिटी फैक्टर जो होता है, इट इज रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी बाय बैंडविड्थ. व्हाट इज रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी? f नॉट. व्हाट इज बैंडविड्थ? f1 माइनस f2. सो क्वालिटी फैक्टर ऐसे भी लिखा जाता है. ठीक है, तो हमने क्वालिटी फैक्टर भी यहाँ पे अंडरलाइन कर लिया. इसके बाद रिजोनेंस भी हो गया. ये एग्जाम्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से सीरीज RLC सर्किट और रिजोनेंस, राइट. अब हमारे पास AC सर्किट में पावर हम पढ़ेंगे. सो इफ वी टॉक ऑफ पावर इन AC सर्किट या पावर इन RLC सर्किट, यही पूछा जाएगा. RLC सर्किट में पावर की रिलेशन डिराइव करके दे दो. तो सबसे पहले वोल्टेज किसके बराबर होता है? EMF. E किसके बराबर होता है दोस्तों? E नॉट साइन ओमेगा टी. करंट किसके बराबर होगी? I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव. बिकॉज RLC सर्किट में अब वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस कुछ होता है जो हमने अभी अभी पढ़ा, tan phi. So if EMF is E naught sin omega t, current will be I naught sin omega t minus phi. So what is instantaneous power? It is instantaneous voltage, it is instantaneous current. So instantaneous power जो हमारा आएगा, that will be E into I के बराबर. इनको मल्टीप्लाई करना है. So it is instant, E के बदले क्या लिखेंगे? E naught sin omega t. I के बदले क्या लिखेंगे दोस्तों? I naught sin omega t minus phi. ठीक है, तो पावर होता है वर्क डन बाई टाइम, dw बाई dt. सो इट विल बी E नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव. dt को इधर ले जाओ. सो स्मॉल वर्क डन, करंट को ड्राइव कराने में स्मॉल वर्क डन हमने निकाला, ऐसे ही आपको लिखना पड़ेगा. इट विल बी E नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव इंटू dt. ठीक है दोस्तों, ये स्मॉल वर्क डन लगा करंट को ड्राइव कराने में. टोटल वर्क डन कितना लगेगा? टोटल वर्क डन, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं. सो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ E नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव dt फ्रॉम 0 to t. ठीक है, तो जब हम इसको इंटीग्रल को हम मान लो सॉल्व कर लेते हैं, फिलहाल ये आएगा E नॉट, वर्क डन आएगा E नॉट I नॉट, तो बाहर आया. बाकी जो इंटीग्रल जो आपको सॉल्व करने को मिलेगा, आपको सॉल्व नहीं करना है, बस लिखना है. उसका वैल्यू है t cos phi by 2. t cos phi by 2, ये याद रखना आपको. E नॉट I नॉट बाहर, बाकी सारा इंटीग्रल आया t cos phi by 2 के बराबर,
राइट। सो वर्क डन जो आपका आएगा सिंपली, नो व्हाट इज एवरेज पावर, हमें बेसिकली जो पावर निकाल रहे हैं हम एवरेज पावर निकाल रहे हैं। व्हाट इज एवरेज पावर, एवरेज पावर जो आएगा इट विल बी वर्क डन बाई टाइम। सो वर्क डन कितना आया, ई नॉट आई नॉट टी कॉस फाइव बाई टू, ये टू सारे को डिवाइड है, डिवाइड बाई टी, टी चला जाएगा। सो व्हाट इज एवरेज पावर इन आरएलसी सर्किट, ई नॉट आई नॉट बाई टू कॉस फाइव। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। व्हाट इज एवरेज पावर इन आरएलसी सर्किट, ई नॉट आई नॉट बाई टू कॉस फाइव। बट आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा और अगर हम सिंपलीफाई कर लेंगे, सिंपलीफाई करके आपका एवरेज पावर जो आएगा क्या नहीं, राइट, ई नॉट बाई रूट टू आई नॉट बाई रूट टू कॉस फाइव। हाँ लिख तो सकते हैं, बिकॉज रूट टू इंटू रूट टू हुआ ना वापस। अब ये होता आर एम एस, ये होता आर एम एस। सो व्हाट इज एवरेज पावर इन आर एल सी सर्किट, ई आर एम एस ई एम एफ का एवरेज वैल्यू, आई आर एम एस करंट का एवरेज वैल्यू कॉस फाइव। आर एम एस वैल्यू को कभी कभार वर्चुअल वैल्यू भी कहते हैं। कभी आपसे पूछेगा कोई बता वर्चुअल वैल्यू, आई नॉट बाई रूट टू, ई नॉट बाई रूट टू। सो इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं। इफेक्टिव वैल्यू, वर्चुअल वैल्यू, आर एम एस वैल्यू, ये सारी चीज़ें सेम है। सो इट इज़ पावर इन ए सी सर्किट, ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव। अब अगर आपके पास सिर्फ प्योर इंडक्टिव सर्किट होगा या प्योर रेजिस्टिव सर्किट, पॉइंट नंबर 1 फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट, अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट होगा जिसमें फाई का वैल्यू 0 होता है, बिकॉज प्योर रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस 0 होता है। सो व्हाट इज एवरेज पावर दैट टाइम इक्वल टू ई आर एम एस आई आर एम एस, कॉस 0 हो गया 1, राइट। सो अगर प्योर इंडक्टर होगा फॉर प्योर इंडक्टर, प्योर इंडक्टर में फाई कितना होता है 90 डिग्री, हम पढ़े अभी। सो व्हाट इज एवरेज पावर इक्वल टू ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू 0। सो एवरेज पावर आ जाएगा 0। सो देयर इज नो एवरेज पावर इन इंडक्टर। तो हो क्या जाता है बेसिकली, कुछ आधे टाइम के लिए ये पावर को स्टोर करता है, कुछ टाइम के लिए पावर वापस देता है, डिसिपेशन नहीं होता है। इसीलिए इंडक्टर में जो करंट हो सकता है वाटलेस करंट। ये आपसे छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ रहा था, व्हाट इज वाटलेस करंट। So watless current is the current which is flowing through the inductor and due to which power dissipation is 0. इंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रही होती है उसकी वजह से कोई पावर डिसिपेशन नहीं होता है। हाफ टाइम में पावर स्टोर होता है, हाफ टाइम में पावर वापस आता है। सो नेट पावर डिसिपेशन इज 0, सो इट इज कॉल्ड एज वाटलेस करंट। अगर आप लिखना चाहेंगे डेफिनेशन लिख लो वाटलेस करंट की, इट इज द करंट फ्लोइंग इन द इंडक्टर as a result of which there is no power dissipation in it, right। फिर लिखेंगे फुल स्टॉप करके, इन फर्स्ट हाफ ऑफ टाइम एनर्जी इज स्टोर्ड, ठीक है, एंड इन नेक्स्ट हाफ टाइम एनर्जी इज सेंट बैक बाय द इंडक्टर। सो इसको कहते हैं वाटलेस करंट। अच्छा, कैपेसिटर में क्या होगा दोस्तों, वाटलेस करंट मैंने जो कहा इसको लिख लेना खुद ही, वाटलेस करंट क्या होती है मैंने पढ़वाया वही लिखो आप। अच्छा, उसके बाद प्योर कैपेसिटर अगर होगा, फॉर प्योर कैपेसिटर के लिए फेज डिफरेंस 90 डिग्री होता है, हम अभी भी पढ़े हैं। सो व्हाट इज एवरेज पावर, दैट इज इक्वल टू 0। तो याद रखना, इंडक्टर में भी एवरेज पावर 0 होता है, कैपेसिटर में भी एवरेज पावर 0 होता है, और रजिस्टर में एवरेज पावर कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद लास्ट एक चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड पावर फैक्टर। किस चीज का नाम है, पावर फैक्टर, राइट। चूंकि हम जानते हैं P जो होता है इट इज ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव, ये पावर को हम कहते हैं ट्रू पावर, ये याद रखना, इट इज कॉल्ड ट्रू पावर। इसको हम कहते हैं अपेरेंट पावर, ठीक है। ट्रू पावर को अपेरेंट पावर से जब डिवाइड करेंगे तो कॉस फाइव निकलेगा, उसी को पावर फैक्टर कहते हैं। अपेरेंट पावर हुआ आपके सर्किट में कितना पावर आ रहा है, ट्रू पावर हुआ उसमें से कितना यूज हो रहा है, राइट। सो व्हाट इज पावर फैक्टर, रेशियो ऑफ ट्रू पावर एंड अपेरेंट पावर इन ए सर्किट, ठीक है। तो यानी पावर फैक्टर जो होता है वो होगा फिर P बाई दिस, या ट्रू पावर डिवाइड बाय अपेरेंट पावर, और वही होगा cos फाइव के बराबर।
सो व्हाट इज पावर फैक्टर इक्वल टू cos फाई। आज के बाद कभी बोलना नहीं, पावर फैक्टर किसके बराबर होता है दोस्तों, cos फाई के बराबर होता है, राइट। तो बताओ प्योर रजिस्टर में क्या होगा, प्योर रजिस्टर में फाई होता है 0, तो पावर फैक्टर प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए फिर 1 होगा, cos 0 1 है ना, प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए पावर फैक्टर होता है 1। तो बताइए इंडक्टर के लिए क्या होगा, फॉर इंडक्टर फाई होता है 90, तो बताइए पावर फैक्टर कितना होगा, cos 90 है ना, cos 90। सो पावर फैक्टर आएगा 0। कैपेसिटर के लिए भी पावर फैक्टर आएगा 0। सो रेजिस्टर के लिए पावर फैक्टर 1, इंडक्टर के लिए पावर फैक्टर 0, कैपेसिटर के लिए भी पावर फैक्टर 0। तो मुझे लगता है आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। एसी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, बस इसमें 2 टॉपिक्स बचते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर जो चलेगा उसमें हम एक तो एसी के वो 2 टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे एंड एट द सेम टाइम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ तक काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।